दुनिया भर के बाजारों से आज है मिले जुले संकेत और लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय बाजार आज मजबूत शुरुआत के संकेत दिखा रहे हैं। लेकिन क्या मजबूती से खुलने के बाद और बढ़ेंगे, ऊपरी स्तरों पर टिकेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली और बिकवाली? लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार बढ़ेंगे या नहीं ये तो इस पर तो हम फोकस करेंगे, पर हाँ, कोरोना के मामले भारत में पिछले 2 दिनों में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी अनिल जी से बात करेंगे। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे क्यूज हैं आज बाजार के लिए, सब पर चर्चा करेंगे अनिल जी। पर उससे पहले आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं इसके बारे में बता दीजिए सर। अमेरिकी बाजारों में बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा दीप। आखिरी आधा घंटा नहीं होता बाजार या 1 घंटा नहीं होता तो बेहतर होता, क्योंकि बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे। लेकिन अमेरिकी फेड के एक अधिकारी के बयान की वजह से वहां के बाजार धराशायी हो गए। उनका ये कहना था कि अभी भी इकोनॉमी को बड़े स्टिमुलस की जरूरत है, और ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा लोगों को कि अरे भाई, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अब और किस बात का स्टिमुलस चाहिए। और बस उनके कहते ही जोर से डाउ आप देखिए 11-12 मिनटों में 15 मिनटों में लगभग 300 अंक निकल गया। कच्चा तेल ये बड़ा इंटरेस्टिंग रुझान दिखा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब का पूरा सहारा उन्हें मिल रहा है। कच्चे तेल में लगातार 5वें दिन तेजी होती हुई दिख रही है। लेकिन कोरोना को लेकर न तो दुनिया में न हमारे यहाँ कहीं कोई अच्छे संकेत है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। 72,250 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। भारत में भी अब तक लगभग 1700 लोगों की मौत हो चुकी है, और दिन ब दिन आंकड़ों में कहीं कोई सुधार नहीं बल्कि खराबी ही आती हुई दिख रही है। तो ये हैं वो तमाम संकेत जिन पर रखनी है आपको नजर। बिल्कुल अनिल जी, और कोरोना की अगर बात करें या फिर जो ग्लोबल अपडेट है सर, उससे बात करते हैं, क्योंकि मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं जो इन बड़े क्यूज पर आपने अभी चर्चा करी। सर, कोरोना को लेकर तो अच्छी खबर अभी भी कहीं पर भी नहीं आ रही है। अमेरिका में बात करें, यूरोप में बात करें, आप देखिए यूके में अब लगभग 30,000 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा, इटली से भी ज्यादा अब यूके में लोगों की मौत हो गई। तो यूएस में 70-72 हजार लोगों की मौत, उसके बाद यूके में 30,000 लोगों की मौत। रशिया में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखिए तो भारत में बहुत ही तेजी से उछाला है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पर ट्रंप साहब ने जो कहा है सर, ये इंटरेस्टिंग है। एक तो जो फेड के कमेंट्स जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, कल जब हम अमेरिकी बाजारों में देखा तो दिन के निचले स्तर से 400 अंक की रिकवरी हुई। अब जब हम बात करें अमेरिकी बाजारों की तो दिन की ऊंचाई से 300 अंकों की गिरावट हुई। और इस बीच ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमी को खोलना जरूरी है, कुछ लोगों पर भारी असर पड़ सकता है, मौत का आंकड़ा भी उन्होंने रिवाइज करा है, पर ये तो असर पड़ने दीजिए, इकोनॉमी को खोलना बहुत जरूरी है। इस कमेंट का क्या मेक करें सर, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं और जो उनकी फेड कह रही है? देखिए, पुराने जमाने के हिसाब से आप चाहेंगे ना, जब वो राजा महाराजाओं के जमाने होते थे तो उस समय जहां राजा ने बोल दिया वो फाइनल, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं होती थी। तब अगर इस तरह के बयान आते तो इसका मतलब ये कि लोग मरे तो मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो देश चलाना है, मुझे तो राज्य चलाना है। ये इसका मतलब उस जमाने में ये होता था। अब हम इस जमाने में ये सब नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रंप साहब ये खुद कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे, और बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने से मतलब आपका सिंपल है कि कुछ लोगों की जान जाएगी, कुछ लोगों की मौत होगी, लेकिन हमें फिर से ओपन करना बहुत जरूरी है इकोनॉमी को और देश को। इसका मतलब सिंपल ये है कि देश को बंद रखने की जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही है, और ये भारी सिर्फ अमेरिका पर पड़ती हुई नहीं दिख रही, लगभग हर एक देश पर पड़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रंप साहब उसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं, दूसरे देश भी कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। अल्टीमेटली आप खुद सोचिए ना, कब तक लोग घर में बैठकर खा सकते हैं, एक लिमिट है। सिमिलरली उसी तरह से हर एक देश की सरकार की एक लिमिट है कि वो कब तक अपने नागरिकों का ध्यान रख सकती है। और उसके बाद स्पेशली जब कैपिटलिस्ट कंट्री हो, जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, तो वहां पर इस तरह की रिएक्शन ज्यादा जल्दी आते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, वहां पर भी लोगों को डॉलर्स बांटने की कोशिश की, $1200 उन्होंने दिए हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि अनलिमिटेड, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे कोई और भी देश, अनलिमिटेड आप मदद नहीं कर सकते अपने नागरिकों की। और ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों की जान की परवाह ज्यादा करेंगे और खोलेंगे नहीं। और दूसरा ये कि खोलना तो जरूरी है, भले ही समझिए 1 लाख नहीं, उसकी जगह 1.5 या 2 लाख मरे, लेकिन बाकी सारे लोग बचेंगे या बाकी इकोनॉमी बचेगी। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब ज्यादा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि इकोनॉमी बचे, क्योंकि अब एक चीज समझिए, जब सब कुछ बंद है
तो सरकार के पास कमाई के साधन है कहां? किस चीज से वो कमाई करेंगे? टैक्स कलेक्शन नहीं है, किसी तरह के जीएसटी वैट नहीं आ रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, कस्टम ड्यूटी नहीं है, पूरे दुनिया भर में सब जगह ठप पड़ा है। तो अल्टीमेटली सरकार को अगर कहीं न कहीं से कमाई करनी है तो उसके लिए साधन ढूंढने होंगे। और सिर्फ अमेरिका की बात क्यों, आप हिंदुस्तान में देखिए हुआ क्या है पिछले 2 दिनों में। पिछले 2 दिनों में एग्जैक्टली वही हुआ है। फर्क इतना है कि ट्रंप कह देते हैं, हम कहते नहीं है। आप देखिए 2 दिनों में जब शराब की दुकानें खुली तो किस तरह से लंबी लंबी लाइन लगी। और क्या किसी सरकार को या आपको हमें अंदाजा नहीं था कि जब दुकानें खुलेगी तो किस तरह की अफरा तफरी होगी। और आपको हमें सबको पता है कि लोग मानेंगे नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग गई भाड़ में, जिस तरह से लोग टूट पड़े हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो कोरोना बढ़ाने का ही काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद सरकारों की मजबूरी है कि आपको खोलना पड़ेगा, रेवेन्यू नहीं है, कहीं से लोगों को खिलाने के लिए पैसे चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं कि फिर 2 दिनों में ही मुंबई या हमारे यहाँ बीएमसी ने, जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने कल रात फैसला ले लिया कि नहीं हम फिर से बंद कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, जो कल देर शाम हुई है, पेट्रोल और डीजल के दामों में टैक्स में बढ़ोतरी 10 से 13 रुपए की। हम कहने के लिए कह सकते हैं कि भाई कंज्यूमर पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैक्स बढ़ोतरी हुई है। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती तो आपके और मेरे लिए पेट्रोल और डीजल सस्ते होते। तो एक तरह से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम ही फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हम ही महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदेंगे, जिससे सरकार जो गरीब लोगों को उनको शायद खिलाएगी पिलाएगी या उनका ध्यान रखेगी इस मुश्किल वक्त में। या फिर जो पैकेज आपको और मुझे चाहिए इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए या बिजनेसमैन को चाहिए, उस पैकेज की फाइनेंसिंग कहां से होगी, वो पैसा कहां से आएगा? यही पैसा है जो सरकार कलेक्ट कर रही है। अदरवाइज जब कच्चा तेल $25 $30 पे हो तो आपका हक बनता है कि $70 पे आपने जितना महंगा पेट्रोल डीजल खरीदा है उतना ही सस्ता पेट्रोल डीजल आपको $25-30 पे मिले। लेकिन वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बड़ी चीजों पे ध्यान देना है। और बड़ी चीजें इस वक्त ये कि इकोनॉमी चलाना किसी भी सरकार के लिए, ये सिर्फ मैं हिंदुस्तान या अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक सरकार के लिए मुश्किल है। फर्ज करें चाइना है, चाइना ने अपना काबू कर लिया कोरोना, लेकिन क्या चाइना के लिए भी इस वक्त इकोनॉमी चलाना आसान काम है क्या? जी नहीं। आप बनाकर कहां बेचेंगे? चाइना के लिए दुनिया भर के बाजार बंद है। तो जो इकोनॉमी खुली है वो कौन सी एंजॉय कर रही है लाइफ? तो सब जगह प्रॉब्लम है। तो दीप, मुझे लगता है कि इन बयानों को थोड़ा आप ऑन द फेस ऑफ इट इनसेंसिटिव मान सकते कि अरे कोई ऐसा बोल सकता है कि लोगों की जान जाए तो जाए, मुझे तो देश खोलना है। लेकिन अंदर जाकर आप देखेंगे ना तो वो एक बड़ी तकलीफ हर एक सरकार के पास नजर आ रही है, उनके दिल में नजर आ रही है, जो वो कह नहीं पा रहे हैं। और वो तकलीफ ये है कि बिना पैसे, बिना कमाई के देश कैसे चलाएं। और ये बहुत गंभीर विषय है जिसपे सोचना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन एक ही है, लॉकडाउन खोलना। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब लॉकडाउन खुलने की खबरें आए तो बहुत खुश मत होइए। ये लॉकडाउन कुछ न कुछ लोगों की जान की कीमत पर खुल रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है, इतनी सावधानी रखनी है कि वो जान की कीमत आपको ना देनी पड़े, आपके आसपास वालों को ना देनी पड़े। उतनी सावधानी आप रखिए, क्योंकि लॉकडाउन खोलना, उसके बाद उसके नियमों का पालन करवाना, कोरोना का न फैलने देना आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त आगे आने वाला है और उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और अनिल जी, बस इसी पॉइंट पे एक थोड़ा एक्सटेंशन भी अगर मैं आपसे पूछ सकूं, क्या भारत में ऐसे आसार दिख रहे हैं सर? अभी तो खैर 2 हफ्तों के लिए जो लॉकडाउन बढ़ा है वो तो है, पर मिड मई से क्या भारत में ऐसे आसार दिख रहे हैं कि लॉकडाउन खोल सकते हैं? क्योंकि 50,000 हमारे मामले हो चुके हैं सर। 15 नंबर की रैंक है विश्व में अगर हम देखें टोटल मामलों में। कल 3,000 मामले सामने आए, लगातार दूसरे दिन 6ठे नंबर पे थे नए मामलों के सवाल से। टेस्टिंग बढ़ गई है, लोगों का जो ठीक हो रहे हैं वो भी नंबर बढ़ रहा है, पर क्या भारत में इस समय आसार हैं ऐसे कि सर लॉकडाउन खुल सकता है? दीप, देखिए सिमिलर प्रॉब्लम हमारी भी है, खोलना तो पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉकडाउन खुलने से खुश होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन खुलने से ये मत सोचिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक है, नॉर्मल होने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, नॉर्मल हुए नहीं है। देखिए, नॉर्मल होने में एक सिंपल चीज मुझे आप बताइए कि किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के वक्त उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, उसके बाद 2-3 दिन उसको आईसीसीयू में रखा जाता है, उसके बाद आईसीयू या फिर वो उसको रूम में शिफ्ट किया जाता है। तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि जैसे आपका ऑपरेशन हो गया और आईसीसीयू से आपको वार्ड में या फिर रूम में शिफ्ट किया मतलब सब कुछ ठीक हो गया? जी नहीं। सब कुछ ठीक कब होगा? सब कुछ ठीक तब होगा 6 महीने की आपकी फिजियोथेरेपी, 6 महीने तक का आपको जो डॉक्टर ने कहा उसका परहेज करना, ध्यान रखना,
किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, 6-9 महीने आप आराम से निकालिए, कोई भाग दौड़ ना करें, हार्ट पर जोर ना दें, और उसके बाद आपको लगेगा हाँ भाई मैं पहली वाली सिचुएशन के नजदीक पहुंचा हूं। लेकिन लाइफ में आप पहली वाली सिचुएशन पे वापस पहुंच नहीं पाते, उसके 80-90%, 95% भी पहुंच गए तो आप ये सोचते कि अरे बहुत बढ़िया, मैं यहां तक आ गया हूं, दिस इज अचीवमेंट। सिमिलरली यही सिचुएशन इकोनॉमी की है इस वक्त। आपका ऑपरेशन हुआ है, एक तरह से ये समझ लीजिए, आप आईसीसीयू से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं कि भाई अभी मैं क्लोज ऑब्जर्वेशन में हूं, लॉकडाउन में हूं। जैसे ही क्लोज ऑब्जर्वेशन से मैं रूम में शिफ्ट होऊंगा, डॉक्टर ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको पूरी एहतियात बरतनी। सिमिलर सिचुएशन इकोनॉमी और देश की है, तो इसलिए लॉकडाउन खोलना हमारे लिए भी जरूरी है। अनलिमिटेड लॉकडाउन हो नहीं सकता, लेकिन अब जैसे पहले इस बार जो हुआ है कि जहां ग्रीन जोन है वहां लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन उन ग्रीन जोन की अहमियत क्या है? बिजनेस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। भाई आपके जब तक देश के 20-25 बड़े सबसे बड़े शहर, वो सारे के सारे तो लॉकडाउन में, राइट? कोई एक बड़ी सिटी है जो लॉकडाउन से खुली हो तो मुझे बताया, मेरे ख्याल से एक शायद रायपुर है छत्तीसगढ़ में, जो मेरी नॉलेज में। उसके अलावा कोई बड़ा शहर देश में ऐसा नहीं है जो ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में हो, सबके सब रेड जोन में। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक मुंबई दिल्ली आपका नहीं खुलेगा, आपको और मुझे सबको ये पता है सबसे आखिर में मुंबई और दिल्ली खुलेंगे। और जब तक ये दो शहर नहीं खुलेंगे, आप कैसे सोच सकते हैं कि इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी? क्योंकि पूरी इकोनॉमी मैक्सिमम ये 2 शहरों से चल रही है, मुंबई और दिल्ली से। तो मुझे लगता है खोलना जरूरी है। खोलने में है ना, सरकार जो सोच रही है खोलने की, वो सही सोच रही है। प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम लोगों के साथ है, देश की जनता के साथ है। हम ये समझ रहे हैं लॉकडाउन खुला मतलब लाइफ नॉर्मल, यही गलत है। अगर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही हार्ट का पेशेंट ये सोच ले मेरा ऑपरेशन हो गया, लाइफ नॉर्मल है, तो वो गलती डॉक्टर की नहीं है, वो गलती पेशेंट की है। और यही गलती हमें नहीं करनी है। सरकार की मजबूरी है, खोलना पड़ेगा। हमें टैक्स चाहिए, हमें कलेक्शन चाहिए देश को चलाने के लिए। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर सरकार को दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे कि शराब पर टैक्स लगाए या फिर आपका पेट्रोल डीजल पर एक्साइज बढ़ाए। कैसे कैसे देश तो चलाना ही है ना दीप, कैसे क्या करेंगे? बिल्कुल अनिल जी, देश तो चलाना है, क्या करेंगे तो एक दुविधा है सरकार के लिए, हम सब के लिए। पर हाँ, कोरोना के मामले फैल रहे हैं, ध्यान रखना जरूरी है अपना इस समय। चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के कैसे क्यूज हो रहे हैं। ग्लोबल क्यूज तो सर थोड़े मिले जुले ही हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी अभी मैं देख रहा हूँ एकदम सपाट है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 50-70 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। पर आज का सेटअप आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरह का एक्शन कल हुआ है? दीप, मुझे लगता है कि ग्लोबल सेटअप को मैं न्यूट्रल साइड पर रखूंगा। न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव है। मुझे लगता है डाउ जहां बंद हुआ वो थोड़ा मेक और ब्रेक वाला मामला है। आज का सेशन अमेरिका में बेहद अहम रहेगा। अगर आज हम कमजोरी बचा पाए तो ठीक, लेकिन अगर आज वापस डाउ में कमजोरी हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि डाउ फिर से एक अच्छी गिरावट के लिए और बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है। और इस वक्त जिस तरह का मूड माहौल अमेरिकी बाजारों में है, आप देखिए हो क्या रहा है। एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, ऊपर खुल के नीचे बंद होना, नीचे खुल के ऊपर बंद होना, डे हाई या डे लो पर बंद होना, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स की तस्वीर जो क्लोजिंग हुई उससे विपरीत। ये सारे के सारे लक्षण वापस आपके मार्च के आते हुए दिख रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है दीप कि मार्च में जो लक्षण थे उसके मुकाबले में ये लक्षण छोटे हैं। उस समय आप 4-4 डिजिट में ये देखते थे, डाउ फ्यूचर्स 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे दिखते थे। अब आपको 100-200 की रेंज दिख रही है, लेकिन लक्षण उसी तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगले 1-2 दिन मैं बहुत क्लोजली अमेरिकी बाजारों को वॉच करना चाहता हूं। हो सकता है ये एक बढ़िया तेजी जो हमने अप्रैल में देखी है उसका एक हल्का करेक्शन आना जरूरी था, वो करेक्शन आ रहा है, वापस हम तेजी की रफ्तार में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, संभव है। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, अगर तेजी होनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होनी है, और वो वजह होगी दीप ग्लोबल लिक्विडिटी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ना बंद हो गए उसकी वजह से तेजी करें तो बेवकूफी है, अभी भी उतने ही लोग हो रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि चलिए कोरोना के वैक्सीन के लिए ट्रायल शुरू हो गई, आज आपने बहुत सारी खबरें पढ़ी होगी कि कई जगह वैक्सीन के लिए ट्रायल शुरू हो रही है, हमारे यहाँ 20-25 कंपनियां काम कर रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है दीप? आप मुझे एक सिंपल चीज बताइए, नवंबर 2019 से ये आया, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है, राइट? 2019 का, आज हम मई में हैं, लगभग 6 महीने हो गए कोरोना को। अब 6 महीने बाद अगर 25-50 कंपनियां ये कहती कि हम वैक्सीन पर ट्रायल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो हो गई ना
3 महीने पहले की बात अलग थी। 3 महीने पहले वैक्सीन पर ट्रायल करने की बात आती तो हम बड़े सरप्राइज होते हैं, खुश होते हैं। अब धीमे धीमे ये वैक्सीन की खबरों पर ट्रायल, अब ट्रायल होगी, उसके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स अगर अच्छे आए तो उसके बाद वैक्सीन बनाने का काम शुरू होगा, उसके बाद वैक्सीन बनेगा, वैक्सीन बनके उसे टेस्ट किया जाएगा, उसको टेस्ट करके अगर लगेगा सक्सेसफुल है तो लॉन्च होगा। इस पूरी प्रोसेस में अगर 9 महीने 12 महीने लगते हैं तो बड़ी बात नहीं, लेकिन 9 महीने 12 महीने जो होने वाली, और अब आप उस पर बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक उस तरह से जैसे कोरोना के आंकड़े पर आप नेगेटिव रिएक्ट नहीं करते, ये गिवन है। अब हमें पता है रोज अमेरिका में भाई ठीक है 25,000 लोग आने ही आने हैं, वो दिख ही रहा है, रोज 1,500-2,000 लोग मरने वो दिख ही रहा है। सिमिलरली रोज 5 कंपनियां आपको कहेगी कि हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं। अब तो हो गई 5-6 महीने बाद कंपनियां ट्रायल शुरू नहीं करेगी तो कब करेगी? तो इसलिए ट्रायल की खबरों पर अब बहुत पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, कोरोना के मौत के आंकड़ों पर बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो फोकस करना है आगे फ्यूचर में, फोकस सिर्फ 2 चीजों पर करना है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, और दूसरा अलग अलग देश, स्पेशली हमारे लिए और दुनिया भर के लिए अमेरिका किस तरह से लॉकडाउन से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को ठीक करने की कोशिश करता है। ये 2 ही सबसे बड़े ट्रिगर हैं अब हमारे बाजारों के आगे के लिए। बाकी कोरोना के खराब आंकड़े, कोरोना के अच्छे आंकड़े, इन पर फिलहाल हमने आंखें मूंद रखी है, अच्छी खबरों पर भी और बुरी खबरों पर भी। तो सिंपल इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं, एफआईज के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट सावधानी भरा है, कॉशियस, और ट्रेंड मेरे लिए न्यूट्रल है आज के लिए। बिल्कुल, तो फिर ये है आज का सेटअप। सेंटिमेंट कॉशियस है पर ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। तो सर उस लिहाज से बात करें तो जो आज के सपोर्ट हैं और जो आज की रेजिस्टेंस है वो किधर निकल कर आ रही है, आज की क्या रेंज रहेगी? 8,900 9,050 ये आपकी वो रेंज है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 9,300 9,500 ये आपके लिए ऊपरी रेंज निकल कर आएगी निफ्टी के लिए। जो 9,300 9,450 तक की आप मानकर चल सकते हैं, ये ऊपरी रेंज हो सकती है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना संभव है। 18,900 से लेकर 19,050 बैंक निफ्टी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और दीप, इस लेवल की थोड़ी सी मैं अहमियत बताना चाहता हूं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए ये आखिरी उम्मीद है। 18,950 19,050 आप मान सकते, या थोड़ा सा सेफर साइड पे 18,900 से 19,050 ये 150 पॉइंट मान लीजिए। अगर ये रेंज टूटती है और इस रेंज के नीचे आप बंद होने के संकेत देते हैं तो फिर दीप है ना, मामला बहुत सीरियस है। उसके बाद आपको सीधा 18,200 18,500 की रेंज में नॉन स्टॉप आना है। 700-800 पॉइंट की रिस्क आपके लिए नीचे खुल जाती, तो 18,900 19,000 की रेंज पर फोकस करिए। ये अगर गया तो बड़ा मुश्किल आएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ऊपरी स्तरों पर 19,600 19,900 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। अब आइए आज की डे रेंज में आपको दे दूं। निफ्टी पर आज की डे रेंज है 9,125 से 9,250, 9,050 से 9,300 आज की मीडियम रेंज मानकर चलिए, और 9,400 से 9,000 से 9,450 ये आपकी आज की हायर रेंज होगी जिस पर आपको फोकस करना है। ये है आपके लिए। तो चलिए, तो ये एक रेंज होगी। अब आइए बैंक निफ्टी 19,050 19,500 आज की छोटी रेंज है। 18,800 से 19,750 ये मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 18,500 से 19,900 की मानकर चल सकते हैं ये बैंक निफ्टी पर। ओके, तो फिर एक बड़ी रेंज बनती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी पर लगभग 1,500 पॉइंट की, और निफ्टी पर देखें तो लगभग 450-500 अंक की रेंज बन रही है। पर 9,000 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए निफ्टी के लिए, 8,900 9,000, और साथ ही अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 18,900 19,000 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। इसके नीचे फिर गिरावट बढ़ जाएगी। सर, जिनकी एग्जिस्टिंग तेजी या मंदी की पोजिशंस हैं उन्हें आज कैसे अप्रोच करना चाहिए बाजार को? 9,150 का स्टॉप लॉस रखिए। वैसे तो तेजी की पोजीशन पर स्टॉप लॉस कल ट्रिगर हो चुके हैं। 9,250 के नीचे आपने क्लोजिंग दी है, फिर भी अभी भी अगर आपको रखना है तो 9,150 प्रिसाइजली 9,140 आता है दीप, तो 9,140 9,150 जो आपको ठीक लगे वहां पर स्टॉप लॉस रख लीजिए। मैं फिर कहूंगा कि जो भी लेवल्स में दे रहा हूं 20-25 पॉइंट आप एक तरह से मानकर चल सकते हैं कि इधर उधर हो सकते हैं निफ्टी पर, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी पर इधर उधर हो सकते हैं। एग्जैक्ट प्रिसाइज लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ 9,150 आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है, 18,900 ये आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस है। इसके नीचे आपको तेजी की पोजीशन दोनों में ही नहीं रखनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशन का अगर बात करें, ऊपरी स्तरों पर 9,300 पार करें तो शॉर्ट काट लीजिए। 9,400 के ऊपर बंद होता है
तो क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट पोजीशन से स्टॉप लॉस का लगाकर आप अपनी पोजीशन से निकल जाएं। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यहां पर एक थोड़ी समस्या है दीप की, स्टॉप लॉस बड़ा दूर आ रहा है 19,750 का, उसके पहले कोई ढंग का स्टॉप लॉस है नहीं। तो जिन लोगों को इंट्राडे में छोटा रखना है 19,500 का रखें, लेकिन एक्चुअल स्टॉप लॉस जो निकल कर आ रहा है वो 19,750 का ही आ रहा है। मेरे पास छोटा स्टॉप लॉस इससे नीचे मिल नहीं रहा। ओके, तो एक बड़ा स्टॉप लॉस है इंट्राडे बेसिस पर और क्लोजिंग बेसिस पर 19,750 का, पर 19,500 पर भी आप चाहें तो एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नई पोजीशंस बनानी हो सर तो फिर कैसे अप्रोच करना चाहिए? ओके, नई पोजीशन बनाने के लिए अप्रोच करें उससे पहले मैं एक करेक्शन देना चाहता हूं। हमारे एक दर्शक हैं आशीष केशरवानी साहब, उन्होंने अभी अभी मुझे ट्वीट किया है और उन्होंने बोला कि अनिल जी रायपुर भी रेड जोन में ही और पूरी तरह से बंद है। अच्छा, मुझे ये 2-3 दिन पहले शायद किसी ने कहा था कि एकमात्र रायपुर बचा है जो नहीं है, लेकिन ये भी खबर आई कि जो कंफर्म कर रहे हैं वो शायद रायपुर से ही है, तो वो कह रहे हैं कि रायपुर भी रेड जोन में। तो मैं जो सोच रहा था कि 1-2 शहर ही बचे हैं बड़े शहर जो रेड जोन में नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है देश में लगभग सारे राज्यों की राजधानियां जो ठीक ठाक सी साइज के राज्य है सबके सब रेड जोन में ही नजर आ रहे हैं। एनीवे, चलिए तो नई पोजीशन की जो आप बात करें दीप, मैं उस पर आता हूं। पहले नई पोजीशन निफ्टी पर 9,250 9,325 की रेंज में निफ्टी में आप बिकवाली कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं अगर आज आपको उछाल मिलता है ऊपर की तरफ। 9,450 आपका स्टॉप लॉस होगा। जिनको ज्यादा सेफ डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 9,550 का लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल से डे ट्रेड के लिए 9,450 काफी है। 9,200 9,150 9,100 और 9,050 ये 4 टारगेट आपके लिए नीचे की तरफ बनेंगे निफ्टी पर अगर आपको मौका मिलता है बेचने का। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 9,000 से लेकर 9,125 से 125 पॉइंट की रेंज में चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का। स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 8,900 का। 9,150 9,200 और 9,250 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। एक चीज और दीप कहना चाहता हूं, आपको याद होगा अप्रैल के महीने में जब बाजार बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे तो मेरा साफ ये कहना था कि भाई 9,800 से 10,150 ये वो रेंज है जहां हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बिकवाली करेंगे। मैं खुद अपना पोर्टफोलियो बेचूंगा भी और मैंने बताया भी कुछ मैंने प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है मैंने की है। अब सिंपल पॉइंट ये है कि ऊपरी स्तरों पर जो नजर आ रहा है ना वो 9,900 से 10,100 ये 200 पॉइंट की रेंज आप मान लीजिए जो ऊपरी स्तरों पर हाई रेंज बन गई जहां पर प्रॉफिट बुकिंग है। निचले स्तरों पर 8,900 से 9,100 ये रेंज निकल कर आ रही है 200 पॉइंट की। तो अगर सपोर्ट लेना है बाजार को तो यहीं पर लेना है। नई तेजी 10,100 को पार करके आप टिकेंगे तो बनेगी, नई मंदी 8,900 को नीचे तोड़कर बंद होंगे तो होगी। तो ये 1,000 पॉइंट की रेंज है जिसमें मैं 100 पॉइंट की लीवे ले रहा हूं दोनों तरफ। इस रेंज को ट्रेड करना है 1,000 पॉइंट को। इस 1,000 पॉइंट की रेंज में हो सकता है बीच बीच में बाजार आपको उछाल भी दे, हो सकता है नीचे अहम सपोर्ट पर भी आए, हो सकता है गिरावट भी हो, लेकिन अब आपको इसी तरह से ट्रेड करना आना चाहिए। न आपको मार्च का ट्रेड करना है ना अप्रैल का ट्रेड करना है, मई का ट्रेड दोनों तरफ वाला ट्रेड है जब तक कि ये इंपॉर्टेंट रेंज बाजार किसी एक तरफ ना तोड़े। 8,900 के नीचे तोड़कर ट्रेड करना शुरू करेगा, बंद होगा, हम फुल फ्लेज मंदी की बात करेंगे, बेचो बेचो बेचो, लेना ही नहीं है, फिर वापस वही स्लोगन आएगा नहीं लेना है। 9,900 10,100 की जो ऊपरी रेंज है उसको पार करके टिकेगा तो फिर तुरंत प्रभाव से 5-7% निफ्टी और बढ़ सकता है, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, फ्रेश खरीदारी भी होगी। तब हम कहेंगे कि चलिए कुछ और फ्रेश खरीदारी के लिए, और तब तक ये जो 1,000 पॉइंट की रेंज है इसमें आपको दोनों तरफ ट्रेड करना आना चाहिए, ये तैयारी रखिए। आइए अब बैंक निफ्टी बता दूं। बैंक निफ्टी बेचना चाहिए 19,550 से 19,750 की रेंज में। 20,000 आपका स्टॉप लॉस होगा। 19,300 19,100 और 19,000 ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। और जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी उन्हें 18,950 से 19,050 की रेंज में खरीदना चाहिए, लेकिन बेयर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 18,900 का। इसके नीचे लॉन्ग ना रहे, ये बहुत क्लियर कट में बता रहा हूं। 19,250 19,400 और 19,500 इस 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आप नीचे खरीद सकते हैं, लेकिन 18,900 के नीचे जाते ही छोड़ दीजिए बैंक निफ्टी, बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए। और जितना 20,000 के नजदीक पहुंचे वहां पर बेचने का मूड बनाते रहिए। ओके, तो एक 20,000 एक ऊपरी स्तर हो गया जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं, और 18,900 एक अच्छा सपोर्ट हुआ जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो 18,900 और 8,900 ये 2 सपोर्ट लेवल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्टॉप लॉसेस हैं आपके लिए अगर आप तेजी की पोजीशन ले रहे हैं। सर, पीसीआर लगातार गिर रहा है, अब 1.23 पर आ गया है, और विक्स लगातार ऊपर जा रहा है, कल भी ऊपर जाके 43.6 पर आ गया।
मेरे ख्याल से विक्स पुट कॉल रेशियो 1.23 कंफर्टेबल जोन में है। 1.89 से आपने परसों शुरुआत की थी सीरीज की, वहां से आप देख लीजिए दीप लगभग 60-65 पॉइंट नीचे आ गए, बेसिस पॉइंट नीचे आ गए। अब कंफर्टेबल जोन में। अब मैं ये कहूंगा कि अब एक्सेस लॉन्ग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि अब बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन है, तो अब बैलेंस है मार्केट। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि और जब आप सपोर्ट जोन के नजदीक पहुंचे तो एक्सेस तेजी या एक्सेस मंदी दोनों ही सोचना गलत है, रियलिस्टिक होना ज्यादा ठीक है। पहली चीज, विक्स आपका स्टेबल है 4361 पर, तो ठीक है। 2 दिनों के उछाल के बाद अब थोड़ी सी वहां पर भी शांति हुई है। सेक्टर्स आज के लिए जो मैंने चुने हैं, इनफैक्ट मैं आज के लिए नहीं कहूंगा दीप, ये सेक्टर्स मेरे लिए एक तरह से पोजिशनल हो गए। बैंक्स और एनबीएफसी मुझे लेना ही नहीं है, और ये राय मैं 7500 की निफ्टी से भी ले रहा हूं। ठीक है, बीच बीच में बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वन साइडेड फॉल इनमें आना है, लेकिन कंफर्ट ही नहीं आ रहा जिस तरह से एनबीएफसी गिर रहे हैं। अब आप देखिए, आज खबर भी है कि एनबीएफसी के लिए भी मॉरेटोरियम बढ़ सकता है, या उनको भी इसकी फैसिलिटी दी जा सकती है। कौन देगा, कैसे देगा? कोई बैंक देने वाला नहीं है। जिन एनबीएफसी के लोन सैंक्शन होकर पड़े हैं, उनके डिसबर्समेंट नहीं हो रहे हैं। देखिए, ऐसे मुश्किल समय में आप एक चीज समझिए, हमें एक सिंपल फॉर्मूला ये लगाना है। एक तरफ अमेरिका में एक यूएस फेड है और अमेरिका में बहुत सारे मजबूत बैंक हैं। अगर इस मुसीबत के वक्त सारी लैंडिंग बैंकों को ही करनी है, तो यूएस फेड को अपने दरवाजे खोलने की क्या जरूरत है कि आइए आप मुझे बेचकर जाइए अपने जो बॉन्ड बेचने हैं। इस समय कोई बैंक हिम्मत नहीं करेगा किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बोरोवर को आप एक छूट देने की। कल को मुझे एक चीज बताइए कि 5 साल बाद, 7 साल बाद कहीं कोई ऐसा मामला निकल गया, अरे आपने उस वक्त क्यों इनको छूट दे दी, जब तो पता था ना आपको कि मुसीबत में, मुश्किल में। तो बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद कौन सा बैंकर है जो जवाब देते बैठेगा? उसके बजाय वो सोचेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी तरह की राहत किसी एसएमई, एमएसएमई या फिर आप एनबीएफसी सेक्टर को देना चाहते हैं, तो उसका सीधा फॉर्मूला ये कि इनके लिए बॉन्ड बाइंग, एसेट बाइंग, जिस तरह की लिक्विडिटी चाहिए वो या तो सीधा आरबीआई दे या सीधा सरकार दे। उसका क्या तरीका हो सकता है ये उन्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, किसी खबर पर भरोसा मत कीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये कहने के लिए ये सब खबरें आएंगी कि मॉरेटोरियम हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला है। इनके दम पर जब एनबीएफसी में उछाल आए आपको बेचना है। जिस तरह से ब्याज दरें ऊंची हो गई हैं, लिक्विडिटी नहीं है, इन्हें पैसा मिल नहीं रहा है। अगर एनबीएफसी 10-12% पर बोरो करेंगे, केरल सरकार 9% पर बोरो करती है, क्या आप बोरो करेंगे और उसके बाद आप क्या भाव पर लैंड करेंगे? अगर आप 17-18% पर लैंड करेंगे तो आपके एनपीए लेवल क्या होंगे? मुश्किल वक्त है इनके लिए, एनबीएफसी के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बैंक्स और एनबीएफसी में आपको उछाल में बिकवाली ही करनी है। ये एक फॉर्मूला बना लीजिए। ये हमें, हाँ, अब होता है इसमें एक ही दिक्कत है दीप, और वो ये है कि जब भी मार्केट में रिकवरी आती है ना, सबसे पहले यही शेयर भागते हैं। टॉप गेनर आपको यही मिलेंगे, 10%, 15%, 20% बढ़े हुए। तो अचानक से आपको लगता है यार हमने तो मिस कर दिया। सिमिलर सिचुएशन गिरने में भी होती है, गिरने में भी यही आगे रहते हैं। तो आप फंडामेंटल व्यू लीजिए इस पे। रोज मूड के साथ स्विंग्स होंगी, लेकिन आपका फंडामेंटल व्यू ये क्लियर होना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करना है तो इनमें नहीं करना है। इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे बढ़िया है फार्मा। और ऐसे में जब भी गिरावट मिले, करेक्शन आए, आप फार्मा शेयरों पर फोकस कीजिए, वहां पर खरीदिए, वहां सेफ्टी है। बिल्कुल। तो बैंक्स, एनबीएफसीज को आपको हर रैली पर बेचना है, पर फार्मा पर आप खरीदारी कर सकते हैं, हर डिप को खरीदारी करें। तो एक तरह से सर हिंट भी दे रहे हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे, आज का हीरो कौन से होने वाले हैं। इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे सर, पर उससे पहले जो वायदा कारोबार के संकेत हैं सर वो, और जो फंड फ्लोज हैं, लगातार दूसरे दिन दोनों एफआईआईज और डीआईज आपने नेगेटिव रखे हैं सर। जी, और इसकी वजह दीप ये कि आप देखिए आंकड़े किसी भी लिहाज से अच्छे हैं नहीं। कैश मार्केट में दोनों ने बिकवाली की है, एफआईआईज ने भी की है और घरेलू फंड्स ने भी बिकवाली की। तो साफ है उनका इरादा कि अभी खरीदारी करने का मूड है नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, ऐसा क्या हुआ है मई के महीने में कि शुरुआत से ही दोनों टूट पड़े हैं? ऐसा क्या एफआईआईज और घरेलू फंड देख रहे हैं जो आप और हम नहीं देख पा रहे हैं? क्यों 2 दिनों से इस तरह से बेच रहे हैं? आमतौर पर होता है कि एफआईआईज बेचती तो घरेलू फंड खरीदते हैं, घरेलू फंड बेचते तो एफआईआईज खरीद लेते हैं। अभी क्या हुआ? ये जुगलबंदी किधर गई? दोनों को बेचना ही क्यों है? इस पे थोड़ा सोचना चाहिए हमें। और ये 2 दिन के आंकड़े 1 दिन के नहीं है, ये सीरीज की शुरुआत के आंकड़े, सीरीज के अंत के नहीं है। सीरीज के मैं तवज्जो इसलिए नहीं देता हूं कि एडजस्टमेंट होते हैं 50 तरह के, ठीक है ना, पोजीशन रोल ओवर, ये वो, कैश में खरीदा हुआ है, फ्यूचर में बेचा हुआ है, व्हाट नॉट, ये सब चीजों को छोड़ दीजिए।
लेकिन ये तो सीरीज की शुरुआत में डायरेक्शनल आप कॉल ले रहे हैं, और अगर एफआईज और घरेलू फंड दोनों डायरेक्शन कॉल, अब देखिए एफआईज तो हो सकता है उनका मूड माहौल ऐसा लग रहा हो कि नहीं भाई हमें नहीं लेना है, हमें या तो ग्लोबल मार्केट्स में कंफर्ट नहीं है, हमें इंडिया नहीं चाहिए, तो वो बेच रहे हैं, समझ में आता है। लोकल फंड्स क्यों, या तो उसकी फिर दो ही वजह हो सकती है, या तो उन्हें बाजार महंगे दिख रहे हैं कि भाई नॉन स्टॉप 7,500 से 10,000 हो गए, 2,500 पॉइंट बढ़े हैं, चलो अब बेचते हैं, एक तो वो रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रिडेम्पशन आने लगा हो सकता है अगर मेरे जैसे लोग थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं कि चलिए वापस से नीचे के लेवल पर डालेंगे, तो हो सकता है दूसरे लोग भी निकाल रहे हो, तो वो एक चीज हो सकती है जिसके लिए या तो वो बेच रहे हैं या कैश कंजर्व कर रहे हैं कि थोड़ा कैश हाथ में रखें। तो पॉइंट सिंपल है कि बड़े इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऊपर के लेवल पर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस हिसाब से आप किसी भी लेवल पर कभी भी बेच कर निकल जाएं, या किसी भी वक्त आपको निफ्टी 400-500 पॉइंट का अप मूव नहीं दे सकता है। ऑफ कोर्स दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। कभी भी मार्केट वन साइड चलेगा नहीं, वन साइड गिरेगा नहीं। अप्रैल और मार्च के महीने वापस नहीं आएंगे, वन साइड मंदी के भी नहीं आएंगे और वन साइड तेजी के भी नहीं आएंगे, वो आगे जो आगे। अब आपको रियलिस्टिक दोनों तरफ ट्रेड करना है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, जब बड़े इन्वेस्टर्स मन बनाकर आपको बिकवा, और आप देखिए दूसरों से तो सीखेंगे ना। अगर मैं तो एक सिंपल चीज जानता हूं, अगर ग्लोबल मार्केट में वॉरेन बफेट साहब ने एक पैसा नहीं लगाया तो ये बहुत बड़ा संकेत है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो ऐसा क्या सोच रहे हैं, ऐसा क्या देख रहे हैं। अगर उनका इतना लंबा अनुभव 80 सालों का है और वो ये सोचे कि इतनी गिरावट के बाद भी उन्हें अमेरिकी मार्केट आकर्षक नहीं लग रहे हैं, दुनिया भर के बाजार आकर्षक नहीं लग रहे हैं, तो चलिए ठीक है, मान लिया बफेट साहब गलत हो जाएंगे और मार्केट गिरेंगे नहीं, लेकिन कम से कम आप इतना तो मान सकते हैं कि बढ़ेंगे नहीं, इतनी क्रेडिट तो उन्हें देंगे। लेकिन मैं दिलो जान से उनका सम्मान करता हूं। अगर उन्होंने एक, ठीक है थोड़ा बहुत लगाया होता तो समझ में आता कि थोड़ा थोड़ा लगा रही है, लेकिन उन्होंने एक भी पैसा नहीं लगाया और उसके सामने उन्होंने बेचा है, तो कुछ न कुछ बड़े इन्वेस्टर आपको संकेत दे रहे हैं। पढ़िए, ऐसा नहीं होना चाहिए दीप की फिर ना हम ना महीने 2 महीने बाद पीछे मुड़ कर देखा, अरे ये तो पता ही था हमें, ये एफआईज भी बेचे थे, लोकल भी बेचे थे, बफेट साहब ने भी ये कहा था और हमने तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। ठीक है, 2008 में अगर आपने सीख लिया तो 2020 में काम आ रहा है, अभी सीखेंगे तो अगले फॉल में काम आएगा। ये पहली और आखिरी मंदी थोड़ी है, आगे भी मिलेगी। बिल्कुल जी। तो ये तो है आज के फंड फ्लो के ट्रेंड्स। जो वायदा कारोबार के ट्रेंड्स है उस लिहाज से कौन सा अहम लेवल निकल के आ रहा है सर? दीप देखिए 9000 अहम सपोर्ट है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 14 लाख शेयरों का वीकली और 24 लाख शेयरों का मंथली, 38 लाख शेयर टोटल वहां पर है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएटली 9300 पार करके आप टिकेंगे तो मजबूती का पहला और हल्का सा संकेत आएगा, जहां कॉल्स में 14 लाख शेयर हैं। 9400 अगला लेवल है, तो बेसिकली 9300 से 9500 की रेंज में कॉल राइटिंग काफी भरकर होके पड़ी है। भरकर होने से मेरा मतलब है लगभग 65 लाख शेयर कॉल राइटिंग होकर रखी है 9300 से 9500 की रेंज में। तो ऊपरी स्तर पर थोड़ा थोड़ा दबाव रहना ही है और प्रॉफिट बुकिंग आनी है ठीक उसी तरह। देखिए कल का सेशन मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, तेजी अगर करने की मैं सोच रहा हूं तो, क्योंकि कल जिस तरह से सेकंड हाफ में बिकॉल हुई, दिन के लो पॉइंट पर जाकर आप बंद हुए, और वो भी तब हुए दीप की जब डाउ फ्यूचर्स आपको 150-200 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे। फाइनली डाउ 133 ऊपर बंद भी हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर एफआईज की और घरेलू फंड्स की बिकवाली का प्रेशर है तो आप मजबूत कैसे रह पाएंगे, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी पर। 19,000 मेरे लिए आखिरी उम्मीद इसलिए भी है, वीकली और मंथली दोनों मिलाकर 19,000 पर 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी पर। वैसे 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन अब मैं ना धीरे धीरे छोटे ओपन इंटरेस्ट से आदी हो रहा हूं, क्योंकि अब है ही पोजीशन ही नहीं बनती, क्या करोगे आप। तो अब इसी पोजीशन से आपको काम चलाना है। तो 19,000 टूटने के बाद बैंक निफ्टी की समस्याएं बढ़ेंगी। साफ साफ कहना चाहता हूं दीप, अगर बाजार में कमजोरी होनी, और दो चीजें भी हो सकती है बाजार में, पहली चीज तो है कि अगर कमजोरी होनी तो उस कमजोरी की लीडरशिप बैंक्स और एनबीएफसी से आएगी, और दूसरी चीज ये हो सकती है बैंक्स और एनबीएफसी ये एक ऐसा कमजोर स्पेस हो सकता है, सामने कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं या कुछ 1-2 सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश करे। तो बाजार आपको 2 धड़ों में दिख सकता है कि बैंक्स एनबीएफसी कमजोर दिख रहे हैं और सामने आपको कुछ और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वैसा ही बाजार चलने वाला है, तो आपको सेक्टर स्पेसिफिक होकर बाजार में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो सेक्टर स्पेसिफिक होकर बाजार में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। सब सेक्टर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में हैं।
नतीजे कहां पर आ रहे हैं और ब्रोकरेज एक्शन किधर है। हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है। पर सर उससे पहले स्टॉक ऑफ द डे, ये तो मैं मेरे दिमाग से निकल ही गया, आपने हिंट भी दे दिया कि कौन से सेक्टर से आने वाला है, तो बिगुल बजा के जान लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। जी अनिल जी। जी, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड पीईएल, ये एनबीएफसी जिसके फ्यूचर्स बेचने की राय 920 से 940 की रेंज में बेचे। दीप, मैंने आज जानबूझ के रेंज दी है, अगर मौका मिले तो इस रेंज में जरूर बेचना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि वैसे आरबीआई की तरफ से मोरेटोरियम के लिए ये कह रहे हैं कि बैंक्स अपना कॉल ले सकते हैं जो चाहे करें, या एसबीआई ये कह रहा है कि हम विंडो देंगे। ये सब चीजें है ना, लिप सर्विस है। एक्चुअल पैसा मिलना और ये सब कहने में बड़ा फर्क है। तो मेरा ये समझना है कि लेकिन क्या है, खबरों के दम पर कभी सेंटीमेंट ठीक हो जाए, ऊपर आ जाए, ये बढ़िया मौका देगा। जब भी ऊपर आए मौका देखिए, इनमें एक ही रिस्क रहती है हमेशा, जो मैं बता दूं कि वोलेटाइल रहते हैं स्टॉक, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस खा सकते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले वसीम साहब ने भी कहा था पिरामल बेचिए, लेकिन वो कल जैसे कल ही या परसों गैप से खुला, एक बार स्टॉप लॉस खा गया, लेकिन वापस आ गया नीचे। तो पॉइंट यही है, थोड़ा बहुत आपकी वो रिस्क जरूर रहेगी। ये पोजिशनल ट्रेड के तौर पर भी आप एक तरह से देख सकते हैं कि आपको उछाल में बेचना है। 920 940 परफेक्ट रेंज है, 950 का स्टॉप लॉस रखिए। 850 से 875 छोटे टारगेट हैं आजकल के लिए, और 850 से 825 बड़े टारगेट्स बन सकते हैं अगर पोजिशनली बाजार कमजोर होते हैं। तो ये स्टॉक ऑफ द डे आज पिरामल है। बिल्कुल, तो स्टॉक ऑफ द डे पिरामल। कल के 2000 में भी कल आपको बताया गया था, आज भी आप इस पर सेल करते हैं और एक पोजिशनल कॉल भी यहाँ पर आपके लिए ये बन सकता है। आज का हीरो भी अनिल जी देंगे बस कुछ ही देर में, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आज स्टॉक्स कौन से एक्शन में दिख रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम तैयार है हमारे साथ, देवांशी, पूजा, कुशल और साथ ही आशीष भी हैं पूरे एक्शन के साथ। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स एक्शन में दिखेंगे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजों की बात करें तो कैश मार्केट में टीसीआई डेवलपर्स, जेएम फाइनेंशियल और कंसाई नेरोलेक ये अपने नतीजे पेश करेंगे। और साथ ही आज फाइजर पर नजर रखिए, ये एक्स डिविडेंड आज ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये अहम इसलिए क्योंकि स्पेशल डिविडेंड 320 रुपए प्रति शेयर का दिया था कंपनी ने, तो इसके चलते आज स्टॉक पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। आज नतीजों के लिहाज से जो मार्केट्स बंद होने के बाद नतीजे आए थे, उसमें अदानी पोर्ट्स के नतीजे काफी कमजोर हैं। जो आय है करीब 5% तक कम होती हुई दिखी, लेकिन जो मुनाफा है उसमें 74% तक की कमी आती हुई दिखी। फॉरेक्स लॉस के चलते आपको इतना ज्यादा कम जो मुनाफा है वो दिख रहा है। मार्जिन इस बार 25% पे आते हुए दिखे 63% के सामने, और जो कामकाजी मुनाफा है वो भी इस बार 60% से कम होता हुआ दिखा। साथ ही एनआईटी टेक, यहाँ पे नतीजे काफी फ्लैट आए हैं। आय करीब 3% से बढ़ती हुई दिखी, कामकाजी मुनाफे में भी करीब 3.25% तक की बढ़त आती हुई दिखी, और जो मुनाफा है वो 7% तक कम आता हुआ दिखा है। एस्टिक लाइफ साइंस, इस पर नजर रखें, इस तिमाही के नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। कुल मिला के इनके जो पैट है या जो मुनाफा है वो 100% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। 13 करोड़ के सामने 31 करोड़ पर आते हुए दिखे। मार्जिन इस बार 17% के सामने 24% के करीब आए हैं, और कामकाजी मुनाफे में भी करीब 80% से ज्यादा की बढ़त देखने मिली है। टाटा कॉफी के भी नतीजे इस बार बेहतर आए हैं। आय में 12% तक की बढ़त देखने मिली है। मुनाफा 24 करोड़ पे आया है, 13 करोड़ से बढ़कर, और मार्जिन इस बार 15% पे आए हैं। रैलिस इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट का यही कहना था कि इस बार बहुत अच्छे से बिजनेस नहीं हुआ है, काफी डिलेज हुए हैं एक्सपोर्ट करने में भी। इसके चलते आप देखिए जो आय है करीब केवल 2% से बढ़ती हुई दिखी है, और साथ ही जो मुनाफा है वो इस बार 50% से कम होता हुआ दिखा है। और कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हमें इस तिमाही में भी देखने मिला था, और इसके चलते नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजों के दम पर रिएक्शन होगा। आज येस बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं, साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजों पर भी नजर है। पर पूजा के पास चलते हैं और जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज न्यूज में हैं। बताइए पूजा। जी, एयरलाइन कंपनियों पर नजर रखिए। यहाँ पर खबर आ रही है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए उड़ानें शुरू करेंगे, और इसमें 7 से 13 मई तक एयर इंडिया उड़ानें शुरू करेगी, जिसमें कि काफी सारी नई जो निजी कंपनियां हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। लंदन से दिल्ली के लिए प्रति यात्रियों को 50,000 रुपए देना होगा, और ढाका से दिल्ली के लिए जो टिकट का दाम होगा वो 12,000 का होगा। भारत आने के बाद उनको 14 दिन के क्वारंटाइन पर भी रखा जाएगा। तो ये जो खबर आ रही है इसके चलते एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखिए।
जेबी केमिकल 4 पीई फंड जेबी केमिकल को खरीदने की होड़ में है, जिसमें कि केकेआर, कार्लाइल, एपेक्स पार्टनर्स और पीएजी का नाम यहां पर सामने निकल कर आ रहा है, जो कि प्रमोटर का आधा हिस्सा खरीद सकते हैं। 5,000 करोड़ का वैल्यूएशन पर यह करार हो सकता है। इसके अलावा आईटीसी और एक्सिस, खबर है कि सरकार की आईटीसी और एक्सिस में हिस्सा बिक्री के जरिए 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और अगले हफ्ते तक सरकार दोनों ही कंपनियों में बल्क डील के जरिए हिस्सा बेच सकती है। सुट्टी के जरिए सरकार का आईटीसी और एक्सिस में जो हिस्सा है वो आईटीसी में करीब 8% का है और एक्सिस में 4.69% की हिस्सेदारी है, तो बल्क डील में के जरिए हिस्सेदारी बेची जा सकती है। सिप्ला को लेकर भी एक खबर आ रही है, जिसमें कि एमजिन के सामने कैंसर की दवा का एक पेटेंट का मामला था, जो कि एमजिन के पक्ष में सुनाया है। तो सिप्ला को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। तो आज सिप्ला पर इसका एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं बैंक्स की। आज बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की तरफ से कुछ कदम उठाने की बात की जा रही है। एक रिवर्स रेपो विंडो खोलेंगे, जिसके तहत 8.5 लाख रुपए जमा किए और यहां पर बोरोवर्स की क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये तमाम खबरों के चलते आज बैंकिंग शेयरों पर भी नजर रखिए। बिल्कुल, तो एक बार फिर से बैंक्स भी फोकस में रहेंगे और एयरलाइंस के लिए फाइनली कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कुशल भी हमारे साथ हैं कुछ और स्टॉक्स और फंड एक्शन के साथ। बताएं कुशल। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज फाइजर फोकस में रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर इनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने बायोनटेक के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। साथ ही अगर आप देखें वीएसटी टेलर एंड ट्रैक्टर्स, इनके अप्रैल बिक्री के आंकड़े आए हैं और अप्रैल में पावर टेलर्स की जो बिक्री है वो करीब 2.5 गुना बढ़कर 761 यूनिट पर रही है। वहीं ट्रैक्टर बिक्री ऑन द अदर हैंड जो है आपको इसमें गिरावट देखने को मिली है 24% की, और अब 328 यूनिट्स कंपनी ने अप्रैल में बेचे हैं। साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेस देखें तो यहाँ पर कंपनी ने जो केकेआर में हिस्सा बिक्री की बात की थी, जो फार्मास्यूटिकल कारोबार जो है पीरामल एंटरप्राइजेस केकेआर की बातें चल रही थी, उस खबर का खंडन किया है। वो बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। और ये जो खबर है इसमें केकेआर 20% हिस्सेदारी जो है पीरामल एंटरप्राइजेस के फार्मास्यूटिकल कारोबार को खरीदने की चल रही थी। यहीं अगर आप भारत फोर्ज और मदरसन सुमी को देखें तो ये भी आज फोकस में रहेंगे। इनमें जो है नॉर्थ अमेरिका के जो क्लास 8 ट्रक के ऑर्डर्स हैं वो 25 साल के निचले स्तरों पर आते हुए नजर आए हैं। सालाना आधार पर 72% की गिरावट देखी गई है और मंथ ऑन मंथ आधार पर 46% का फॉल देखा गया है। और अंत में एक फंड एक्शन है मेरे पास, जिसमें मजेस्को में अमानसा होल्डिंग्स ने करीब 8 लाख शेयरों की खरीदारी की है 245 रुपए 50 पैसे के भाव पर। और उसी के अगेंस्ट अगर आप देखें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड ने करीब 8.5 लाख शेयर बेचे हैं सेम भाव पर। ओके, तो काफी सारा फंड एक्शन है और पीरामल एंटरप्राइजेस के लिए खराब खबर। अब जल्दी से देख लेते हैं ब्रोकरेज एक्शन आज किधर है एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए नतीजों के दम पर किधर ब्रोकरेज एक्शन आज दिखेगा? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट्स के नतीजे आए थे और नतीजे कमजोर देखने को मिले थे। हालांकि ब्रोकरेज हाउस में किसी ने जो रेटिंग है या टारगेट प्राइस में बदलाव नहीं किया। सबसे पहले आप देखिए मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 274 रुपए के लक्ष्य के लिए, और वहीं जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 340 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है एसबीआई लाइफ पर, यहाँ पर भी नतीजे आए थे, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 820 रुपए से घटाकर 755 रुपए कर दिया है। और ये कह रहे कि अगला साल जो है काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण देखने को मिलेगा और हो सकता है कि इनके जो परसिस्टेंसी रेशियोज हैं इसमें भी गिरावट देखने को मिले। तो नतीजों के दम पर 2 रिपोर्ट्स आई हैं आज। ओके, नतीजों के दम पर 2 रिपोर्ट्स हैं। और अन्य स्टॉक्स पर क्या रिपोर्ट्स हैं आशीष? अन्य स्टॉक्स पर भी काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले आप देखिए कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर रिपोर्ट्स आई है मॉर्गन स्टैनली की। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए, यानी मौजूदा भाव से देखें तो करीब 23% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खोलने के बाद एक तेज रिकवरी देखने को मिलेगी और कंपनी जो है अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने के लिए वेल पोजिशन्ड है, क्योंकि ज्यादातर जो आय है वो डिलीवरी से आती है, जिसके चलते पॉजिटिव है। लेकिन टाइटन पर नेगेटिव रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की। ये भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस का स्टॉक है, जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 770 रुपए के लक्ष्य के लिए, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ये 14% की डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे बिक्री को लेकर अब माहौल थोड़ा सा चिंताजनक नजर आ रहा है।
मॉर्गन स्टैनली की 2 रिपोर्ट्स और आई हैं ऑयल कंपनीज पर। ओएनजीसी की रिपोर्ट है और अंडरवेट की रेटिंग को अब बदलकर इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य जो है 72 से बढ़ाकर 84 कर दिया। पॉजिटिव रिपोर्ट है और ये कह रहे हैं कि अगले 30 दिनों में स्टॉक में अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है ऑयल इंडिया पर, जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बदलकर अब इक्वल वेट की रेटिंग दे दी गई है और लक्ष्य जो है 150 से घटाकर 100 रुपीज का दे दिया और ये कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है इन्हें आकर्षक नजर आ रही है। जेपी मॉर्गन की 2 मेटल स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है। वेदांता पर जो रेटिंग है इसे डाउनग्रेड कर दिया है, अब ओवरवेट से रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल की कर दी गई है और लक्ष्य 125 से घटाकर केवल 90 रुपए कर दिया है और ये कह रहे हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतों में गिरावट आई है इससे एक नुकसान देखने को मिलेगा। साथ ही आगे जाकर जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसके लिए भी थोड़ा सा माहौल चिंताजनक नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक पर लेकिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल से अब ओवरवेट की राय दे रहे हैं और लक्ष्य जो है 159 से बढ़ाकर 210 रुपए कर दिया है और ये कह रहे हैं कि अन्य मेटल की तुलना में अगर आप देखें तो जिंक जो है बेहतर स्थिति में है। साथ ही जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफी ज्यादा आकर्षक नजर आ रही है। और आखिरी रिपोर्ट है, ये भी एक मेटल स्टॉक पर है, यूबीएस की रिपोर्ट है टाटा स्टील पर, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, बिकवाली से बदलकर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 360 से घटाकर 300 कर दिया है, कह रहे वैल्यूएशन आकर्षक है। साथ ही यूरोप रिस्ट्रक्चरिंग और जो कर्ज घटाने की योजना है उसको लेकर इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है। ओके, तो ये है वो ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बिगुल पिक ऑफ द डे के लिए। और शुभ शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हैं शुभम अग्रवाल साहब हमारे साथ। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो अगर हम निफ्टी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है तो मुझे लगता है कि वो भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो न्यू सीरीज का स्टार्ट हुआ और न्यू सीरीज के स्टार्ट में एक जनरल बिहेवियर होता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, नो मैटर लॉन्ग हो शॉर्ट हो, बट नेट ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। बट अगर हम निफ्टी में पिछले 2 दिनों में देखें कि न्यू सीरीज में क्या हुआ है, तो निफ्टी में पहले दिन कुछ 2.5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और दूसरे दिन ऑलमोस्ट 6% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, तो लगभग 8.5% का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया डिस्पाइट द फॉल। और न्यू सीरीज था और पिछले महीने में कोई बड़ा रोल ओवर हमें देखने को नहीं मिला था, रोल ओवर सिर्फ 70% पे थे। तो मुझे लगता है कि मार्केट ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि यहाँ से अभी तक कोई शॉर्ट्स डेवलप नहीं हुए, हालांकि बैंक निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट्स है ऑन द कॉन्ट्ररी। तो मुझे लगता है कि अभी बेचने में थोड़ा सा कंफर्ट कम है। तो मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं दिग्गज शेयर के साथ ही जाऊंगा। तो रिलायंस मुझे लगता है कि एक अच्छा पार्टिसिपेंट यहाँ से हो सकता है, कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है और एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो रिलायंस में 1500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 60 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसको यहाँ पे खरीद के चलें। 88 का टारगेट होगा और 45 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदे आप 1500 रुपए वाला और यहाँ पर 60 रुपए के आसपास एंट्री करिए, 45 रुपए का स्टॉप लॉस, 88 का टारगेट। ओके, आइए वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताया आप अपनी पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मुझे बेचना है आईसीआईसीआई बैंक, मॉर्निंग सर। 331 का क्लोज है, 336 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट 1 से 2 दिनों में 315 का होगा। और अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं निफ्टी के पैटर्न जो मुझे समझ आ रहा है उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। निफ्टी में एक आइलैंड रिवर्सल बन चुका है, तो और वो पैटर्न कल कंफर्म हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर में हम 9500 के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। ऑन द डाउन साइड 8900 ब्रेक पक्का होगा और 8400 8350 का मेरा टारगेट है और ये अगले 2 हफ्ते का व्यू है। ओहो, 83 8400 अगले 2 हफ्तों में, 8900 टूटने के बाद और ऊपर 9500 9600 अपसाइड आपके लिए फिक्स हो चुकी है। ये वागले साहब का निफ्टी पर भी हुए, तो निफ्टी पर बेरिश है वागले साहब, ये ध्यान में रखिए। आइए कुणाल जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। वैसे तो देखिए मैंने और राकेश जी ने कल ही पिक ऑफ द डे दे दिया था, जो कि अपोलो टायर्स था, जिसमें हमारा 77 रुपये का लक्ष्य है। लेकिन अनिल जी एक स्टॉक और है जो कि मुझे काफ़ी कमज़ोर लगता है और मुझे लगता है कि इस पर भी आज बिकवाली की राय होनी चाहिए, और ये स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस,
आपने कल कई सारी NBFCs का जिक्र किया जिनमें कमजोरी दिख रही है। LIC को भी बहुत बड़े रिडेम्पशन से निपटना होगा आने वाले कुछ महीनों में, और जो चार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें गैप बना है, इस गैप को हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, तो यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिलेगी। और जैसे ये स्टॉक 250 के लेवल को तोड़ेगा, मुझे लगता है कि सीधा 230 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो 250 के नीचे अग्रेसिवली बेचने की राय है। 233 रुपये का टारगेट रखें और 258 रुपये का स्टॉप लॉस। और साथ ही अनिल जी, मैं फाइजर का भी जिक्र करना चाहता हूं, जिस पर अभी खबर आई है कि इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो वैक्सीन की खोज में लगी है। अनिल जी, ये जो फाइजर, एस्ट्राजेनेका और एबट है, इन तीनों कंपनियों को रडार पर रखना है। अगर अभी तक आपने नहीं सुन करके रखा है तो ज़रूर तीनों कंपनियों को रडार पर रखें। इन तीनों में से ही कोई एक कंपनी वैक्सीन की खोज करेगी अनिल जी, तो इन तीनों कंपनीज में भी धीरे धीरे करके निचले स्तरों पर खरीदारी कराए। ओके, परफेक्ट, ये है आपके लिए इन पे खरीदारी की राय। बंसल जी, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरा तो पिक ऑफ द डे वही है जो कल मैंने और कुणाल जी ने दिया था। अपोलो टायर पे बिकवाली की राय है। 91 रुपीज का स्टॉप लॉस, 77 रुपीज का टारगेट, सेम पिक ऑफ द डे है। 91 का स्टॉप लॉस, 77 का टारगेट, अपोलो टायर में बिकवाली करने की राय। जयपुर वाले जैन साहब हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या खरीदेंगे बेचेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीपांशु जी। इनफैक्ट खरीदने की राय तो है अनिल जी, और डिफेंसिव हूँ काफी, और काफी दिनों से हूँ मैं एग्रेसिवली, जैसे कि फाइनेंशियल्स के ऊपर काफी बेरिश हूँ, और ओवरऑल जो डेट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनसे वैसे ही दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक रहना। और मैं आपका कमेंट्री सुन रहा था अनिल जी कि कल की जो तेजी और उसके बाद जो वापस से नीचे आया और लो पे बंद हुआ, तो सर्टेनली चिंता का विषय है। और इतना इजीली, और बागले जी को भी सुन रहा था अभी, तो लगता नहीं कि तेजी की तरफ बहुत इजीली मार्केट जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मूव दे चुका है। तो स्टॉक्स तो वही लेने हैं जो बहुत ज्यादा रैली में भी पार्टिसिपेट नहीं किए हो, बहुत बड़ा करेक्शन भी आ चुका, और सेक्टर भी उनका बहुत सही हो, बैलेंस शीट सर्टेनली अच्छी होनी पड़ेगी, नहीं तो वो क्वालिफाई करेंगे नहीं मेरे रिकमेंडेशन में एटलीस्ट। तो मैं यही कहूंगा कि JCHSE एक बेहतरीन स्टॉक है, जॉनसन कंट्रोल हिटाची, और ये करीब 2300-2400 के लगभग भाव चल रहा है, और ऊपर से करीब 3500 रुपए से करेक्ट किया हुआ है। और सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि देखिए, एसेंशियल कंजम्पशन तो सर्टेनली चल ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है वर्क फ्रॉम होम और ये सब की वजह से एसीज, टीवीज और ये वाइट गुड्स, और हो सकता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की जो ये आइटम है, इन सब में थोड़ा एक इजाफा आएगा। जैसे थोड़ी भी इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी या माहौल खुलेगा और धीरे धीरे देखिए रीओपनिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से JCHSE इज अ वेरी गुड पिक। और दूसरा विनाती ऑर्गेनिक्स, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। ये स्टॉक मैंने पहले भी काफी बार रिकमेंड किया हुआ है, राकेश कुणाल कॉर्नर पे भी काफी बार रिकमेंड हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ICICI सिक्योरिटीज। ये कंपनी हमारी इंडस्ट्री की कंपनी है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बेहतरीन ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए डिस्काउंट ब्रोकरेज के सामने ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल और प्रीमियम ब्रोकरेज साइड में है, बट फैंटास्टिकली ये कंपनी परफॉर्म करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से CDSL के अकाउंट्स खुले हैं मार्च और अप्रैल में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, और प्लस इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और करेक्शन हुआ है, IPO के बाद बहुत बड़ा परफॉर्मर रहा नहीं है, तो आईसेक देखा जा सकता है। सो मैंने स्टॉक्स वही दिए हैं जिनकी बिक्री चल रही है, या जिनको बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक होके उसमें क्वालिटी स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करे, यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, तो जॉनसन कंट्रोल, हिताची, ICICI सिक्योरिटीज, ये हैं जैन साहब की 2 पिक्स। लॉन्ग टर्म पोजिशनल बाइज आप इनको कर सकते हैं।